हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बस यही देखना आज का उद्देश्य है इस मॉक टेस्ट का कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम आपका लेट हो रहा है या डिले हो रहा है तो आप शिथिल हो गए हैं या आप डीएक्टिव हो गए हैं। सो तो नहीं रहे हैं कहने का मीन्स हम ये कह सकते हैं सो तो नहीं रहे हैं, बस यही चेक करना है और आप मुझे ये ज़रूर बताएँ कि आपका इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बनता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको आंसर देने हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूँगा और आपको अपनी लैंग्वेज जो आपको चूज़ करनी है, आप एक लैंग्वेज को पढ़कर आंसर देंगे। वर्ष में प्राप्त, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, कम समय में ज़्यादा काम करना है। वर्ष में प्राप्त चंदा ₹5000 है, अग्रिम प्राप्त चंदा ₹500 है, बकाया चंदा ₹300, आयव्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि होगी। डोनेशन रिसीव्ड इन द ईयर 5000, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 300, द अमाउंट टू बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है आपका एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। इसमें आपका डेबिट साइड में जो आपकी डेबिट साइड होती है, इधर आपके एक्सपेंस आते हैं और जो इसकी क्रेडिट साइड होती है, इसमें आपके सभी इनकम्स आते हैं। अगर इनकम्स ज्यादा है एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर सरप्लस, तो इसमें सरप्लस आता है, इधर लिखा जाता है। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो इसमें डेफिसिट दिखाई जाती है। तो देखिए आपको जो मिला है ₹5000 मिले हैं चंदे के इस साल। और इसमें साथ ही क्या हुआ है आपको, इस ₹500 में भी आपको एडवांस में मिल गए हैं और इस साल के रह भी गए। तो जो बकाया रह गया आउटस्टैंडिंग इस साल का, उसको ऐड कर देते, भाई मिलना चाहिए था इस साल। इस साल का मिला मिला नहीं तो कितना हो गया, ₹5300 हो गया इस साल का। लेकिन जो एडवांस मिल गया उसको हटा देते हैं इसमें से, तो कितना बच जाएगा, 4800 ₹4800 बच जाएगा। आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत हानि होती है। देखिए कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल लॉस। अगर आप एक्सपेंस करते हैं, अगर आप फिक्स एसेट खरीदते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हैं। और यदि आप सैलरी पेड कर रहे हैं या फिर आप वेजेस दे रहे हैं तो ये आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं होते, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉस ड्यू टू बैड डेफ्ट या लॉस ऑफ द स्टॉक ड्यू टू फायर या लॉस ऑन द शेयर हेल्ड एंड स्टॉक इन ट्रेड या लॉस ऑफ ऑफ अ मशीन ड्यू टू थेफ्ट। तो देखिए यहाँ पर जो आपने मशीन खरीदी थी, तो ये क्या थी, आपकी मशीन खरीदना था आपका फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं और इसी का लॉस हो गया है, एक मशीन आपकी चोरी से उस पर हानि हो गई है। तो आंसर आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको बताया गया है कि आखिर व्यापार में ऐसी हानि है जिनका संबंध व्यापार के सामान्य कार्य से न होकर किससे होता है, सामान्य कार्य से न होकर ये सामान्य कार्य से न होता है, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत हानियां। जैसे स्थायी संपत्ति की बिक्री पर हानि हुई हो, स्थायी संपत्ति के चोरी पर हानि हुई हो, ऋण पत्रों के एवं अंशों के निर्गमन पर हानि हुई हो या ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाला प्रीमियम हो, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके कैपिटल लॉसेस होते हैं। तो आप इसको देख लें, इंग्लिश आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपनी एक कंपनी के समामेलन से पूर्व का लाभ, द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी बिफोर द इनकॉर्पोरेशन में बी, तो उसको लाभांश के रूप में भुगतान किया जा सकता है, लाभांश के रूप में भुगतान नहीं किया जा सकता। आगम व्यय से प्रयोग आगम व्यय में प्रयोग किया जा सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। बी पेड एज डिविडेंड, नॉट बी पेड एज डिविडेंड, बी यूज्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो इस इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन होने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। एक प्रॉफिट होता है इसके बाद का प्रॉफिट होता है जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। तो ये जो पहला जो प्रॉफिट है, इसका यूज कहाँ पर किया जा सकता है, तो इसका यूज आपका लाभांश के रूप में भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता, ये आपको
याद रखना है। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, इसके बारे में थोड़ा-सा देख लीजिए आप। जो कंपनी के समामेलन से पूर्व का लाभ है उसको क्या कहते हैं? पूंजीगत लाभ कहते हैं। ये पूंजीगत लाभ की श्रेणी में आता है और पूंजीगत लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता, जबकि जो समामेलन के बाद का लाभ होता है उसको आयगत लाभ कहते हैं और उसमें से लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोनस अंशों का निर्गमन हो सकता है। देखिए आपके बोनस शेयर हैं, आपको बताना है इनका निर्गमन कैसे हो सकता है। मतलब इशू ऑफ बोनस शेयर कैन बी सामान्य संचय से किए जा सकते हैं, वसूल पूंजी लाभ से किए जा सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन संचय से किए जा सकते हैं, लाभ हानि खाते से, वो भी क्रेडिट है, लाभ हानि खाते का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उससे किए जा सकते हैं। इस फॉर द जनरल एक्युमुलाइजेशन या फॉर द रियलाइजेशन कैपिटल गेन, इसको रिजर्व भी कह सकते हैं। फॉर द रिवैल्यूएशन रिजर्व या फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस से किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला तो ये है कि इसको आप इसमें से आपके देखिए आंसर क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए पहला सामान्य जो आपका संचय है, मतलब जनरल एक्युमुलाइजेशन है, इससे किया जा सकता है। दूसरा फॉर रिलाइज इन कैपिटल गेन से नहीं होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से भी नहीं होगा और आपका फोर भी सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसके बारे में थोड़ी आपकी क्या है, ये आप देख लीजिए। बोनस अंश वंशों के बोनस अंशों का निर्गमन बोनस के बदले अपने ही विद्यमान अंशधारियों को करती है। मतलब बोनस अंश ये तो आपको पता ही है क्या होते हैं। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो ये जो उसके पहले से ही शेयर होल्डर हैं उन्हीं को इशू करती है, ये तो आपको पता है। इससे होता क्या है, कोषों की तो प्राप्ति कोषों की प्राप्ति नहीं होती, इससे पैसा तो मिलेगा नहीं। क्या होता है, अंशों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें आपसे कहता है कि बताइए अगर बोनस शेयर इशू हुए हैं तो उससे कैश फ्लो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कुछ नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो प्रीमियम की राशि ये आपका आंसर हो गया है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभाजन लाभ से अलग की गई एक बाहर विनियोजित की गई राशि को जाना जाता है। विभाज्य लाभ से अलग की गई एवं बाहर विनियोजित की गई राशि को द अमाउंट सेपरेटेड फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट से अलग अमाउंट है उसको इन्वेस्टेड किया गया है आउटसाइड, मतलब बिजनेस से बाहर उसको किया गया है। तो देखिए अगर आप प्रॉफिट से यहाँ से अलग पैसा रख लेते हैं, रिज़र्व बना लेते हैं, प्रोविज़न बना लेते हैं बिज़नेस में ही। लेकिन अगर इसको आप बिज़नेस के बाहर रख देते हैं, तब बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, रखने का मतलब बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, तब इसको क्या कहते हैं? रिज़र्व कहते हैं, प्रोविज़न फंड कहते हैं, कैपिटल रिज़र्व कहते हैं, सीक्रेट रिज़र्व कहते हैं। संचय के रूप में आएगा ये या कोष के रूप में होगा ये या पूंजीगत संचय के रूप में होगा या गुप्त संचय के रूप में होगा। तो इसको कहते ये होगा कोष के रूप में, इसको क्या बोलते हैं? फंड बोलते हैं। ये जो रिजर्व है ये फिर क्या बन जाता है, रिजर्व फंड ये बन जाता है अगर हम इसे बिजनेस से बाहर इन्वेस्टेड कर देते हैं। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए इसकी थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा से संबंधित प्रबंध के जेड सिद्धांत का विकास किसने किया था? देखिए द थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू द मोटिवेशन वॉज डेवलप्ड बाय, बस यहीं तक पढ़ना है और यहाँ आपका आंसर ऐसे क्वेश्चन का आ जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से होने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपके टाइम बचाते हैं। क्या इसका आंसर डगलस डगलस मैकग्रेगर होगा, चेस्ट आई बर्नार्ड ने किया था या विलियम विलियम जी आउची ने किया था या रेंसिन्स रिकर्ट ने किया था? डगलस एमसी ग्रेगर या आपका तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, विलियम जी आउची। तो आउची ने इसका जेड का किसने किया था, आउची ने। और आपसे एक कमेंट में है, आप कमेंट में लिख के बताएं एक्स और वाई भी सिद्धांत हैं ये, इनका प्रतिपादन किसने किया था, कमेंट में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जापानी थे, ये भी याद रखना, ये जापान के थे विद्वान आउची। नेक्स्ट देख लेते हैं। मास्लो की आवश्यकता पदा अनुक्रम सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता पदा अनुक्रम के स्तर हैं।
अकॉर्डिंग टू द नीड हायरार्की, द थ्योरी ऑफ मैस्लो, द लेवल ऑफ नीड हायरार्की आर, 3 है इसके लेवल, 2 लेवल हैं, 4 लेवल हैं या 5 लेवल हैं? तो सही आंसर होगा आपका डी, इसके 5 लेवल हैं। मैस्लो ने क्या किया है, जितनी मानव की आवश्यकताएँ होती हैं, उनको 5 लेवल बनाए हैं, उनको 5 जगह रखा है। सबसे ऊपर कौन-सी है, उससे नीचे कौन-सी है, उससे नीचे कौन-सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियंत्रण के विस्तार, प्रिंसिपल ओ प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, ये सिद्धांत का संबंध है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल इज कंसर्न विद, किससे संबंधित है? नियंत्रण पर किए जाने वाले कर्मचारी के वर्ग से, या नियंत्रण होने वाले कर्मचारियों की संख्या से, या कर्मचारी के प्रबंधकीय स्तर से, या इनमें से कोई नहीं। क्लास ऑफ एम्प्लॉय टू बी कंट्रोल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू बी कंट्रोल, मैनेजरियल लेवल ऑफ एम्प्लॉइज और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। एक प्रबंधक के कंट्रोल में, अंडर में कितने सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, ये बताता है स्पान ऑफ कंट्रोल। इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कितने होंगे, किसको आप एफिशिएंटली कंट्रोल किया जा सकता है, कितने एम्प्लॉय को एक प्रबंध के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, सबऑर्डिनेट को, वो होते हैं आपके स्पान ऑफ कंट्रोल, वो संख्या की कितनी संख्या है। तो आंसर आपका बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेता के मार्गदर्शन का कारण होता है, द रीजन ऑफ द गाइडेंस ऑफ लीडर इज, तो वो जो मार्गदर्शन करता है वो उसका कारण क्या होता है? सत्ता होता है, शक्ति होती है, प्रभाव होता है या भय होता है? ऑथोरिटी होती है उसको, इसलिए वो गाइडेंस करता है। पावर होती है उसे, या इन्फ्लुएंस होता है या फियर होता है? सो करेक्ट आंसर होगा इन्फ्लुएंस। प्रभाव होता है, वह एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति होता है जो अपने एम्प्लॉयी पर क्या करता है? अपने फॉलोवर पर वो प्रभाव डालता है। तो सही आंसर आपका प्रभाव होगा। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुक्त नेतृत्व, फ्री रेन का तात्पर्य है। फ्री रेन लीडरशिप मीन्स क्या होता है? केंद्रीकृत अधिकार, संकुचित उत्तराधिकार, या अधिकार का पूर्ण प्रत्यायोजन, या कम सक्षम कर्मचारी। सेंट्रलाइज्ड पावर, या श्रिंक्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट। तो सही आंसर होगा आपका अधिकार का पूर्ण प्रत्यायोजन। पूरी तरह से अधिकार का प्रत्यायोजन हो जाता है। वो फ्री होते हैं क्या करने के लिए? वो फ्री होते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। मुक्त नेतृत्व, फ्री रेन का तात्पर्य अधिकारों का पूर्ण प्रत्यायोजन है। इससे लाइज फेयर भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की नेतृत्व शैली है जिसमें नेता अपने समूह के सदस्यों को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। नेता उद्देश्य निर्धारित करते हैं तथा कर्मचारी उनकी पूर्ति के लिए उपयुक्त प्रयास करने का निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है उन्हें। नेता क्या करेंगे? वो टारगेट दे देंगे और जो यहाँ पर कर्मचारी होंगे वो क्या करेंगे? उनको ये होगा कि वो अपना निर्णय ले सकते हैं कि आखिर ये काम करना कैसे है, कब करना है, करना चाहिए या नहीं, ये निर्णय ले सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर हो गया था जी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और विश्वेषीकरण की अवधारणा प्रथम बार कौन से वर्ष में आई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, privatization or globalization was introduced first in India economy in the year India economy in the concept of liberalization, privatization, globalization was introduced in the first, कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस किया था? या 2000 है, 2000, तो कौन से में किया था? ये किया था आपका 1991 में, 1991। इसमें न्यू आपकी जो आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसमें ये इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। पहली बार हुआ था और स्वर्गवासी राजीव गांधी की सरकार में नरसिम्ह जो नरसिम्ह कमेटी की संस्तुति पर हुआ था। ये भी आप याद रखें, कौन सी थी? नरसिम्हा समिति थी, उसकी सिफारिश पर इसको
हाँ, शुरू किया गया था और उस टाइम के कौन थे? राजीव गांधी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र कंपनी के कार्यकलापों के क्षेत्र को परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिफाइन द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्टिविटी? कंपनी की एक्टिविटी को कौन डिफाइन करता है? प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रविवरण करता है, स्थापन प्रविवरण करता है, पार्षद अर्थ नियम करता है, पार्षद सीमा नियम करता है। तो कंपनी का कार्य का क्षेत्र जो क्षेत्र बताया जाता है वो बताया जाता है आपके पार्षद सीमा नियम के द्वारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको एमओए भी कहते हैं। और इसका और भी नाम है, दो नाम इसके और हैं डॉक्ट्राइन से। डॉक्ट्राइन दोनों को कहते हैं, एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी और पार्षद सीमा नियम को, पार्षद अंत नियम को भी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी कहते हैं। अब दोनों के क्या क्या नाम हो सकते हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और साथ में आप ये भी बताएं कि इसको और क्या कहा जाता है, कंपनी का क्या कहा जाता है इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। यहाँ बता भी दिया है, कंपनी का चार्टर। ठीक है, चार्टर ऑफ अ कंपनी भी कहलाते हैं, और भी इसको एक नाम है, आप इसको बताएं मुझे। देखिए, एक्स लिमिटेड ने 10 प्रत्येक के जिस पर 8 रुपए तो मांग किए गए, 20 शेयर जब्त कर लिए, जिन पर जॉन ने प्रति शेयर 5 रुपए का आवेदन एवं आवंटन धनराशि का भुगतान किया था। 5 रुपए का आवेदन एवं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। इनमें से 15 शेयर प्रति शेयर 6 पूर्णतः प्रदत्त रूप से पारकर को पुनः जारी कर दिए। संबंधित राशि को पूंजी संचय खाते में अंतरित कर दिया जाने के पश्चात अपहरण खाते में शेष क्या राशि होगी? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर। कितने शेयर फॉरफिटेड किए हैं? 20 शेयर फॉरफिटेड किए हैं। शेयर एक कितने का? 10 रुपए का था, और 8 कॉल्ड अप है, उस पर मांगे कितने गए हैं? 8 मांगे गए हैं। ऑन विच जोन हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 5 रुपए तो उसने दे दिए। जब 5 रुपए दे दिए तो ये 5 रुपए छीन लिए गए होंगे। ये 5 रुपए इन 20 शेयर पर छीन लिए गए होंगे। इसका मतलब 100 रुपए कहाँ पर हो गए होंगे? 100 रुपए आपके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ गए होंगे। फिर कंपनी क्या करती है? इसमें से 15 शेयर को री इशू कर देती है, फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। 6 रुपए का एक, 15 शेयर को। तो इन 20 शेयर को आप दो जगह करेंगे, पहले इधर, इनमें से 5 शेयर तो यहाँ रख दिए कंपनी ने, ठीक है, और 15 शेयर यहाँ पर रख दिए। इनका पैसा भी अलग अलग कर देते हैं। देखिए, 5 रुपए के हिसाब से यहाँ पर टोटल कितना हो गए थे? 100 रुपए थे जो कंपनी ने छीने थे। और अगर यहाँ देखें 15, 15 पर कितने आए? 5 पर, तो 5 रुपए एक शेयर पर आए हैं, तो 5 5 25, तो 25 रुपए तो यहाँ पर आ गए। 25 रुपए जो छिने हुए आए हैं, वो 25 रुपए किसके हिसाब में आ गए हैं? 25 रुपए आ गए हैं इन 5 के हिसाब में। और 15 के हिसाब में कितने आ गए भाई? इनके नाम में कितने आएंगे 5 के हिसाब से? 15 पंजे 75। तो 75 रुपए, तो यहाँ पर 75 रुपए आ गए हैं आपके, किसके? इनके हिस्से में आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कंपनी जो री इशू कर रही है, री इशू जो कर रही है, इनको री इशू कर रही है, और कितने में? आपका कह रहे हैं के 4 6 पर शेयर, आप पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए वाले को आप कितने में दे रहे हैं? 10 रुपए वाले को आप 6 रुपए में बेच रहे हैं। 10 रुपए वाले को 6 रुपए में बेच रहे हैं। तो जब आप 6 रुपए में बेचोगे तो जनरल एंट्री क्या करोगे? आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बन जाएगी? यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, इसको आप डेबिट करेंगे। कितना आ रहा है? शेयर कितने हैं? 15 शेयर हैं, और 15 छिकन 90 रुपए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इसके बदले में माल कितने का जा रहा है? शेयर कितने के हैं आपके? तो शेयर कैपिटल जो जा रही है, शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? कितने अमाउंट की शेयर कैपिटल जा रही है? ये जा रही है आपकी 10 रुपए का पूरा है, क्योंकि उसने कहा फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप, आप 15 शेयर को 10 रुपए से 150 रुपए आपके जा रहे हैं। तो ये पड़ गए यहाँ पर कम, कितने? 60 रुपए। तो इनको कहाँ से लाओगे? इन्हें लाओगे आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को भी यहाँ आप डेबिट करेंगे, कितने से? 60 रुपीज से डेबिट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से कौन से में से लेके जाओगे? ये जो 75 है, इन 75 रुपए में से लेके जाओगे, इन्हें टच मत करना, क्योंकि ये 5 तो भी रीइश्यू नहीं हुए।
तो इसमें से कितने रुपए ले गए आप? 60 रुपए तो ले गए आप। तो कितना बचा अभी यहाँ पर? तो यहाँ पर कितना पैसा बच रहा है? यहाँ बच रहे हैं 15 रुपए। तो 15 रुपए तो यहाँ बच गए। ठीक है, अब आपसे देखिए 15 रुपए तो यहाँ बच गए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। ठीक, ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर कितने बच रहे थे? 25 रुपए बच रहे थे। अब आप क्या करोगे? इन 15 रुपए को भी इसके साथ एक एंट्री और बनाओगे। एक एंट्री और बनाओगे, कौन सी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट करोगे। और टू कैपिटल रिजर्व, ये कहेगा नहीं, कैपिटल रिजर्व आप अपने आप बनाओगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जो ये 15 रुपए बचे थे ना, यहाँ लिख दोगे। देखो भाई, ये तो इसमें से इन ये जो थे शेयर कितने थे? ये जो शेयर थे यहाँ 15, इनके तो पैसे खत्म हुए। ये 75 रुपए ये तो खत्म हो गए। 60 यहाँ यूज कर लिए, 15 यहाँ यूज कर लिए। बचे कितने हैं? बचे आपके यहाँ पर इनके 25 रुपए। तो इन्हें ये पूछ रहा कि बताइए कितना अमाउंट आएगा? तो 25 रुपए यहाँ पर बच गया। रीइश्यू करने के बाद शेयर फॉरफिट में 25 रुपए बचे। अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन किस किस का ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया गया। ठीक है भाई, आपका कोई पार्टनर्स जा रहा था, अगर कहें ये पीसीए है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं आपको पता होगा उतने ही हम अमाउंट के कॉलम बना लेते हैं। और मान लेते हैं दो पार्टनर है तो दोनों का यहाँ कॉलम बना लेते हैं। अब इसमें आपके कितने हैं? यहाँ पर आपका पापा लिख लेते हैं। पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये पापा हो गया आपका, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो अमाउंट में कौन कौन आ जाएगा? ए और बी, दो पार्टनर हैं, ए और बी हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं बी जा रहा है। कौन जा रहा है? बी। अब बी के निकल कर आए यहाँ पर 10 लाख रुपए, ये आपने नहीं दिए, अभी नहीं दिए। देते तो आप इधर क्या लिख देते? देते तो आप लिख देते टू बैंक या टू कैश लिख देते, बी के यहाँ अकाउंट में लिख देते 10 लाख। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जब ऐसा नहीं हुआ तो अब इसी को ये पूछ रहे हैं आपसे। तो बताओ क्या किया जाएगा यहाँ पर? इसको कौन से अकाउंट में लिखा जाता है? तो जब पैसे नहीं दिए जाते तो यहाँ इसका एक अकाउंट खोला जाता है। बी का कौन सा अकाउंट खोला जाता है? यहाँ खोला जाएगा बीज लोन अकाउंट। क्या खोला जाएगा? बीज लोन अकाउंट। और ये 10 लाख वहां पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो लोन अकाउंट मतलब ऋण खाता। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्रेडिट नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? लोन आएगा। इसको सही कर लेना, क्या हो जाएगा आपका? लोन होगा यहाँ पर। करेक्ट जो हो जाएगा ये होगा आपका लोन, LOAN। लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये आपको सही कर लेना है। तो ये लोन अकाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बै दो पार्टनर हैं, इनका रेशो ये दिया हुआ है। व्यवसाय को लाभ विभाजित कर रहे थे। वे सह को साझेदार में प्रवेश देते हैं। अच्छा, ए बी तो पहले से ही थे। ए बी तो पहले से ही काम कर रहे थे और इनका रेशो कितना था? 3:2 रेशो था इनका। और किसको बुला लेते हैं? सी को भी बुला लेते हैं। और उसको सी को उसके लाभ के अंश का 1/3 जो ऐसे उसके लाभ का 1/3 लेगा, 1/3 तथा व्यय से उसके लाभ का 1/2 भाग प्राप्त करेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? ए बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर हु रिसीव 1/3 ऑफ हिज शेयर। सी C partner who receive 1/3 of his profit share from A and 1/2 of his profit share from B. What will be the new profit sharing ratio? तो देखिए अब C की बात कर लें, C को क्या मिलेगा? पहले C को यहाँ ले आते हैं। तो C को क्या मिल रहा है? देखिए C को मिलेगा जो A को मिलता था। इनके नीचे लिख लेते हैं 535 और क्या हो जाएगा? 25। दोनों का टोटल कैसे बाँटते हैं ये प्रॉफिट? टोटल जितना भी प्रॉफिट उसके 5 हिस्से करेंगे, 3 ये ले लेगा, 2 ये ले लेगा। तो 5 ये मैंने इसलिए लिखा। तो सी को कितना मिलेगा? सी ने कहा कि मैं ए से लूँगा उसके हिस्से का 1/3। तो पहले ए के हिस्से का लिखते हैं। ए का कितना हिस्सा है? 1/5। इसके हिस्से का 1/3 तो लेगा वो ए से 1/3 प्लस अब भी इसका पेट नहीं भरा। अब ये क्या कह रहा है कि मैं बी के हिस्से का, बी को कितना मिलता है? 25। इसके हिस्से का कितना? इसके हिस्से का इसके हिस्से का हो जाएगा आपका 1/2। 1/2 इससे लेगा तो कितना आ जाएगा ये? 3/15 प्लस यहाँ हो जाएगा 2/10।
2/10 ये मिल जाएगा इसको। किसको मिल जाएगा? ये सी को। और छोटा कर लेते हैं इसको, तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे इसका? 30 ही एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 से क्या हो जाएगा? इसको 2 बार काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 2, और 2 से 6 प्लस इससे 3, और 3 दूनी 6, तो इसका आ जाएगा 12। तो सी कितना लेगा? सी लेगा 12 30, 12/30 हो जाएगा सी का हिस्सा। तो सी का तो फाइनल होगा। अब देखते हैं ए के पास कितना बचा। तो ए के पास पहले था 35, पहले कितना था ए के पास? 35 था। अब इस बेचारे ने क्या किया? इस 35 में ये जो इसके पास 35 था, इसमें से ये माइनस कर रहा अपना, जो इसने किसे दिया? सी को दे दिया है। तो सी को कितना दिया? 315 दे दिया। इसी तरह से इसके पास कितना था पहले? 25। इसने सी को कितना दे दिया? ये रहा 210 दे दिया, तो ये अपना माइनस कर लेगा 210। अब देखिए इनके पास कितने बचे? 15 लिया है यहाँ एलसीएम, इससे काटेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9, माइनस 15 से 15 कट गया 3। इधर भी यही काम कर लेते हैं। इसका कितना? 10 एलसीएम लिया, 5 से 10 काटेंगे, 2/2 2 जा 4, माइनस 10 से 10 1 2। तो इनके पास कितना बचा? 615, तो यहाँ बचा 615, यहाँ बचा, और यहाँ कितना बचा? 210 बचा। ये बच रहा है तीनों के पास। अब आपसे पूछा था बताइए नया रेशो तीनों का क्या होगा? तो नया रेशो तीनों का लिख लेते हैं। ए बी सी, तीनों का नया रेशो देखो। ए के पास कितना है? 615, ए के पास कितना है? 615। बी के पास कितना है? 210। और सी के पास कितना है? सी के पास है आपका 12 30। इसका मतलब नीचे सभी के 30 बना लो आप। तो जब यहाँ 30 बनाओगे तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 की यहाँ करोगे तो 6 में भी करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा 12 30, 12 30। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, और यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ पर ये 30 है ही, इसे कुछ नहीं करना। तो क्या आ गया आंसर? आपका आंसर आ गया फाइनली यहाँ पर, आंसर आ गया आपका 12 इज टू 6 इज टू 12। इसको छोटा कर लीजिए, 6 से काट लीजिए, और तो 6 से और इसे और काटोगे तो ये आ जाएगा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 211। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका सी। कितनों का ये सही गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट? सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? डॉग वाली, डॉग टाइप गुडविल होती है, कैट टाइप गुडविल होती है, रैट टाइप गुडविल होती है, या काउ काइट गुडविल होती है? स्वान ख्याति होती है, स्वान प्रकार की ख्याति होती है, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, मूसक चूहे के चूहे के स्वभाव वाली खाती, या गाय के स्वभाव वाली खाती? तो सबसे ज्यादा जो मानी जाती है बिल्ली के स्वभाव की खाती, कैट गुडविल को सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? चलो इसका देख लेते हैं। देखिए इसको क्यों माना जाता है। देखिए बिल्ली का स्वभाव की इसलिए मानी जाती है क्योंकि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति विक्रय मूल्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि बिल्ली का स्वभाव एक घर या स्थान पर स्थिर रहने का होता है। ठीक उसी प्रकार फर्म में मालिक कोई भी हो, किंतु फर्म की ख्याति बनी रहती है, इसलिए आपकी ये ज्यादा बिकेगी। क्योंकि जब आप अपना बिजनेस बेचोगे तो क्या होगा? इसमें आपकी ख्याति आपको मिल जाएगी, मालिक की ख्याति, मालिक के चले जाने पर भी मालिक बदल जाएगा, लेकिन फर्म की ख्याति नहीं बदलेगी। अगर कुत्ते के स्वभाव की खाते की बात करें तो कुत्ते के स्वभाव की खाते का मूल्य कम होता है, क्योंकि कुत्ता स्वामी भक्त होता है। इसलिए व्यवसाय का स्वामी जहां भी जाता है फर्म की ख्याति उसके साथ चली जाती है। तो इसको क्या समझा जाता है? इसको थोड़ा कम, इसको इतनी ये इसका मूल्य कम होता है बिल्ली वाली से। चूहे की बात करें तो चूहे के स्वभाव की ख्याति का मूल्य शून्य होता है, क्योंकि चूहे का स्वभाव होता है कि वह किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसका स्वभाव खाते का मूल्य भी परिवर्तित होता रहता है, तो इसकी बहुत कम होती है। ठीक है, तो तीनों में ये तीन होती हैं, इनको तीनों को याद रखना। और इन तीनों में सबसे ज्यादा किसकी होती है? बिल्ली के स्वभाव की खाती होती है। तो आपको ये याद रखना है, बिल्ली के स्वभाव की खाती। कैट टाइप टैप, ये देखो इसका लिखने का ऐसा भी पूछा गया है आंसर वैसे ये, और ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैट नेचर, कैट टाइप नेचर की गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रोत्साहन का कार्य नहीं करेगा? निर्यात प्रोत्साहन का कार्य किससे नहीं होगा? मुद्रा के आंतरिक मूल्य में वृद्धि करना, देश के अंदर वस्तुओं के मूल्य को कम कर देना, निर्यात के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना, मुद्रा का आंतरिक अवमूल्यन करना। राइजिंग द इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, which of the following will not the act of incentive of the export? Rising the internal value of money, lowering the price of the goods within the country, या granting low interest loan for export, या internal devaluation of money, या internal devaluation of money। दो दो बार लिख दिया ये डी, एक बार कर लें इसको सही कर देते हैं। तो देखिए आपको पता है आप निर्यात कब करेंगे? आप निर्यात कब कब करेंगे? जब आपके जो वैल्यू है वो आपकी मनी की गिर जाएगी। उसके बदले में आप क्या सोचेंगे? आप किसको अर्न करना सोचेंगे? अपने डॉलर को, मतलब बाहरी मुद्रा को। तो देखिए आंतरिक मुद्रा का प्रोत्साहन मिलेगा। आंतरिक मुद्रा में वृद्धि करना, मुद्रा के आंतरिक मूल्य में वृद्धि करना। जब आपकी जो आपका यहाँ पर रुपीज है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप इसमें ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं। आप इसमें ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा? जब आपका रुपया ज्यादा हो रहा है तो आप अब इसमें क्या करेंगे? आप ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं। तो आप बाहर क्यों बेचेंगे जब आपको यहीं पर आपकी ज्यादा मूल्यवान पैसा मिल रहा है? तो आप निर्यात नहीं करोगे, पहली बात। दूसरा, देश के अंदर वस्तुओं को मूल्य कम मिल रहा है आपको। जो आप वस्तु बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनकी पैसा आपको कम मिल रहा है, तो भी आप बाहर भेजोगे। तो देखो इसमें तो आप बाहर भेजोगे, निर्यात बढ़ाओगे। किसमें? बी में तो बढ़ाओगे। दूसरा, निर्यात के लिए अगर आपको कम ब्याज पर ऋण मिल जाए तो आप और भी ज्यादा निर्यात करोगे। आसानी से आपको पैसा चाहिए ना निर्यात करने के लिए, तो आप आसानी से कर सकते हो, आपको लोन मिल रहा है। आंतरिक मूल्य जो है मुद्रा का वो कम हो गया है, कम हो गया तो आप निर्यात को और ज्यादा करोगे। लेकिन ए ऐसा पॉइंट है जो निर्यात को बढ़ावा नहीं देगा। जब आपकी वैल्यू बढ़ रही है आपकी मनी की, तो आप बाहर क्यों निर्यात करोगे? फिर तो आप अपनी वस्तुओं को यहीं बेचोगे। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयातित वस्तुओं के आदेश को क्या कहा जाता है? द ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्ट गुड इज कॉल्ड। जब आप ऑर्डर देते हैं, जब आप ऑर्डर देते हैं आयात करने के लिए आप ऑर्डर दे रहे हैं दूसरे देश में, तो उसको ऑर्डर को क्या कहा जाएगा? क्या उसको मांग पत्र कहा जाएगा, माल का आयात कहा जाएगा, लैंडिंग बिल कहा जाएगा, साख पत्र कहा जाएगा, इंग्लिश में इसको इंडेंट कहेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहेंगे, बिल ऑफ लैंडिंग कहेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट कहेंगे? सही आंसर होगा इंडेंट। इसको बोलेंगे मांग पत्र, इंडेंट कहेंगे। ये आदेश होता है माल का, ये क्या है? आदेश देंगे, इंडेंट करेंगे आप। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्यात व्यापार प्रक्रिया में निम्नलिखित क्रम को सही बताइए। सही क्या होगा? अब देखिए इंडेंट आ गया, बिल ऑफ लैंडिंग आ गया, देखो यहीं से क्वेश्चन निकल रहा है आपका दोबारा। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? जहाजी बिल्टी बनाएंगे, सीमा शुल्क औपचारिकताएं पूरी करेंगे, बीजक तैयार करेंगे, इंडेंट की प्राप्ति करेंगे। क्या सही क्रम होगा इनका? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर? सोच समझ के आपको आंसर इसका देना है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको इंडेंट करना, एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको आदेश मिलना चाहिए, जब तो आप चलेंगे आगे। तो आपको इंडेंट मिलना चाहिए, इंडेंट मिलेगा आपको, तो डी सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका? अब देखिए डी एक में ही आ रहा है शुरू में, सी तो ऑप्शन आपका यही तुक्का लग गया, सी हो गया। फिर भी आगे देखिए, फिर आप क्या करेंगे? बी करेंगे। ठीक है, सीमा शुल्क की औपचारिकताएं करेंगे, फिर आप जहाजी बिल्टी करेंगे और उसके बाद फिर आप बीजक तैयार करेंगे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका बहुराष्ट्रीय निगम प्रकृति है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर इन नेचर, ये नेचर में कैसी होती हैं? ये मोनोपोलिस्टिक होती हैं, ओलिगोपोलिस्टिक होती हैं, ड्यून स्पॉन्सनरी होती हैं, या डिगोपोलिस्टिक होती हैं। मोनोपोलिस्टिक होती हैं, ओलिगोपोलिस्टिक होती हैं, डू स्पेनिस्टिक होती हैं, या डाइगोपोलिस्टिक
होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए जो बहुराष्ट्रीय निगम हैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये थोड़ी कम होती हैं, अल्प होती हैं, इनकी संख्या अल्प होती है और अल्प को ही क्या बोला जाता? अल्प को ही बोला जाता है आपका ओलिजो, ओलिजो कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में, आप देख सकते हैं। बहुराष्ट्रीय जो ओलिगोपोलिस्टिक की प्रकृति की होती हैं, क्योंकि बाजार प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्प अधिकारी बाजार प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादकों या फर्मों की संख्या सीमित होती है, ज्यादा नहीं होती, जिसका उत्पादन व कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय निगम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिसको एमएनसीज कहते हैं का आशय ऐसी कंपनियों से है जिनका परिचालन एक से अधिक देशों में होता है। इन कंपनियों का कारोबार गृह देश के अलावा अन्य देशों में भी होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा है और साथ में आपको ये भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। इससे आपका पता चलेगा कि अभी आप हाँ, जाग रहे हैं, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, ये प्रूव करना है आपको। बेशक आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है, लेकिन देखिए इन प्रैक्टिस सेट को देकर आप कोई भी विजेता बन सकता है, कोई भी ताज पहन सकता है विजेता का। ठीक है? तो आपको विजेता बनना है और हमारे सभी इन मॉक टेस्ट को ज़रूर देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए रहे जा किए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नए मॉक टेस्ट के साथ। अगर आपका कोई सजेशन है, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा, जल्दी होगा। अच्छा है, पॉज़िटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। अच्छी बात है आपका डिले हो रहा है। वक़्त ज़्यादा मिल रहा है तैयारी को। ये तो है नहीं कि आपने एग्ज़ाम फ़िल किया हुआ है, कोई और भी फ़िल कर देगा, वही तो लोग हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम में मेहनत से लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।